सभी को नमस्कार। आज मैं आप सभी से वर्तमान आपदा का विश्व राजनीति पर प्रभाव किस तरह से है, कितना है और आगे कैसा रहेगा, इस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। आप सभी जानते हैं कि आज दुनिया उस दौर में है जिसका अनुमान हम लोगों ने कभी नहीं किया था। मानव सभ्यता के ज्ञात इतिहास में ऐसा संकट कभी आया भी नहीं था जिसके सामने पूरी विश्व व्यवस्था अपने को लचर पा रही हो, जहां पुरुष के पुरुषार्थ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया हो, जहां ज्ञान विज्ञान की उपलब्धियां नितांत सीमित दिखने लगी हों। ऐसा कोई दौर नहीं आया था। यह एक अदृश्य शत्रु है विश्व के सम्मुख, जिसका समाधान करना, निराकरण करना, निवारण करना और निर्मूलन करना आज हम सभी का ध्येय है। एक ऐसी स्थिति जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी का नाम दे रखा है। आप सभी जानते हैं यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब विश्व मानवता कराहने लगे, उसके सहयोग में, उसकी सेवा में लगे लोग हाँफने लगे और समस्या समाधान करने से चिंतित विश्व व्यवस्था कांपने लगे, तो इस व्यवस्था को हम वैश्विक महामारी का नाम देते हैं। जब विज्ञान अनुमान समस्या की तह तक न जा सके, समस्या के समाधान के लिए उसके शिखर तक न जा सके, तो यह उसकी विफलता का दौर माना जाता है। जब प्रमाण संशय के दायरे में आ जाए, हम जानते हैं समस्या कहां से उत्पन्न हुई, कैसे उत्पन्न हुई, फिर भी उस पर विश्वास ना करें और संशय की स्थिति बन जाए, तो इसे हम उस अवस्था का प्रतिमान मानते हैं जहां जाकर हम असहाय से दृष्टिगत होते हैं। जब अधुनातन अस्त्र एक वैश्विक शत्रु के सामने कुंद हो जाए, निष्क्रिय हो जाए, तो यह लाचारी की स्थिति होती है। जब वैभव पराक्रम का आधार न रह जाए, तो यह मजबूरी की स्थिति होती है। और जब सब मिलकर भी इस चिंता के निवारण में खड़े होने की स्थिति के बाद भी कुछ कर न पाए, तो यह कमजोरी की स्थिति होती है। और जब मान लें कि पुरुष प्रकृति के सामने बौना है, तो यह मनुष्य की लाचारी की स्थिति होती है। आज हम उस दौर में पहुंच गए हैं जहां कोरोना नामक एक वायरस ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इसका उद्भव कैसे हुआ, कहां से कहां पहुंच गया, अनुमान और दोनों सत्य तक पहुंचते हैं, फिर भी आज प्रामाणिक रूप से कहने की स्थितियां नहीं हैं। और यह राजनीतिक कारण है जिसमें बहुत कुछ सोचकर भी हम नहीं कह पा रहे हैं। कभी हमने ऐसा सोचा नहीं था कि एक ऐसा संकट दुनिया में उत्पन्न हो जाएगा जिसमें दुनिया की गति ही रुक जाएगी। उस संकट से मुक्त होने के लिए हम अपने जीवनचर्या पर विराम लगा देंगे, आवागमन के सारे साधन बंद हो जाएं, व्यापार वाणिज्य के सारे संसाधन बंद हो जाएं और हम अपने पास जो संचित जो कुछ भी है, धैर्य है, अन्न है, उसके आधार पर पारस्परिक सहयोग के माध्यम से हम आगे की यात्रा आरंभ करें, तो इस स्थिति का आप अनुमान कर सकते हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम परिवार के साथ बैठकर भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, हम फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। अर्थात आज हम उस दौर में पहुंच गए हैं साथ साथ नहीं बैठ सकते। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि एक इस प्रकार का वायरस भी आ सकता है जिसका स्थान हमारा श्वसन तंत्र होगा, हमारे मुख से निकली वायु होगी, हमारा नासिका होगा और हमारी छींक के माध्यम से, खांसने के माध्यम से वह सामने पहुंच जाएगा। इसका कभी अनुमान नहीं किया था, लेकिन ऐसी स्थिति आ गई है जिसे हम वैश्विक महामारी कहते हैं। और यह महामारी केवल बीमारी की ही नहीं रह गई, इसको लेकर इतनी भ्रांतियां फैल गईं कि इसे हम इन्फोडेमिक भी कह रहे हैं। सूचना की भी महामारी है कि क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, कहां तक पहुंचेगा, इसका अनुमान लगाना बहुत कठिन हो गया है। ऐसे दौर में जब दुनिया भर में स्वास्थ्य तंत्र को लेकर चर्चाएं, कैसे आजीविका चले,
इसको लेकर चर्चाएं होने लगी। विश्व व्यवस्था कैसे संचालित हो, इसको लेकर चर्चाएं होने लगी। तो स्वाभाविक है कि विश्व राजनीति, विश्व व्यवस्था, विश्व समुदाय पर इसके प्रभाव का आकलन करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। मैं किसी देश के नायक, किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था का उल्लेख नहीं कर रहा हूं, कारण कि उससे विषय थोड़ा सीमित हो जाएगा और कहीं कहीं केंद्रित हो जाएगा। अंत में जरूर मैं भारत की चर्चा करूंगा। आप सब जानते हैं कि विश्व में निरंतर प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। विश्व राजनीति, अंतरराष्ट्रीय राजनीति या वैश्विक राजनीति सत्ता के इर्द गिर्द, सत्ता के लिए निरंतर संचालित होती है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख कारक राष्ट्र ही होते हैं। उनके पारस्परिक संबंध ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति को, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को, अंतरराष्ट्रीय समुदाय को निरंतर संचालित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, परिचालित करते हैं, नियोजित करते हैं और नियमित करते हैं। हमेशा से राष्ट्रों का महत्व रहा है, आने वाले दिनों में भी रहेगा। राष्ट्र राज्य हमेशा महत्वपूर्ण बने रहेंगे। लेकिन 89-90 के बाद जब दुनिया में वैश्वीकरण की गति बहुत तेज हो गई, तो लगने लगा कि राष्ट्र की सीमाएं पहले की तरह महत्वपूर्ण नहीं रह गई हैं, दुरूह नहीं रह गई हैं। संचार के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, निवेश के माध्यम से बहुत कुछ आदान प्रदान सहज हो गया है। इसलिए अब लगा कि एक वैश्विक व्यवस्था दुनिया को संचालित करेगी और उसी के अधीन सब लोग उन्नत की ओर बढ़ेंगे। लेकिन हम वैयक्तिक उन्नत, मानवीय उन्नत, राष्ट्रीय उन्नत के दौर में यह भूलते गए कि अंततः प्रकृति का भी कोई अर्थ होता है। हम यह ध्यान नहीं रखे कि प्रस्फुटन, प्रगति और प्रलय यह प्रकृति का उपादान है। उत्पादन, उपभोग और विनाश यह मनुष्य का प्रपंच है। हम लोग इसको निरंतर ध्यान नहीं देते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारा जो पुरुषार्थ है, हमारा ज्ञान है, विज्ञान है, या उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां खड़े होकर हम प्रकृति को चुनौती देंगे। यह वायरस प्रकृति जनित है अथवा मनुष्य कृत है, इस पर बहुत कुछ कहा जा रहा है, कहा जाएगा। आने वाले दिनों में इस पर चर्चा होगी, अनुसंधान होंगे और हम किसी निश्चित निर्णय तक पहुंचेंगे। लेकिन इतना सत्य है, अगर यह प्रकृति प्रदत्त है तो इसका रूपांतरण करने का प्रयास किया गया, और यह मानवकृत है तो इसे प्रकृति ने एडॉप्ट कर लिया। और जब प्रकृति किसी चीज को एडॉप्ट कर लेती है, अंगीकृत कर लेती है और उसे एक विस्फोटक स्वरूप प्रदान कर देती है, तो पूरी दुनिया स्तब्ध रह जाती है। वस्तुतः हम आज एक ऐसे दौर में हैं जिसे स्तब्धता का दौर कहते हैं, किंकर्त विमूढ़ता का दौर कहते हैं। ऐसे में अगर आश्रय कहीं मिलता है तो हमारे धैर्य के साथ, हमारे संबल के साथ और हमारे सोचने की शक्ति के साथ और जो मानव की जिजीविषा है उसके साथ हमें बहुत कुछ मिलता है। विश्व व्यवस्था निरंतर बदलती रहती है। संसार की मान्यता ही है संसरत इति संसारः, जिसका प्रतिपल क्षरण होता है उसे संसार कहते हैं। विश्व व्यवस्था में भी कुछ अस्थायी नहीं होता, उसमें भी परिवर्तन होता रहता है। एक दौर आया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब कहा जाने लगा कि दुनिया वैचारिक धरातल पर और शस्त्र प्रतिस्पर्धा के आधार पर द्विध्रुवी हो गई है। हमने दो ध्रुव मान लिए, एक पूंजीवादी विचारधारा के पोषक शक्तियों का ध्रुव और एक साम्यवादी विचारधारा के पोषक शक्तियों का ध्रुव। लेकिन जब भूमंडलीकरण का दौर आया तो फिर दुनिया को कहा जाने लगा कि एक राष्ट्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया और अब यह दुनिया एक ध्रुवीय हो गई। जब उसके समानांतर और राष्ट्र उभरने लगे, आर्थिक कारणों से, सामरिक कारणों से, तो कहा गया कि अब प्रतिस्पर्धी दुनिया है, तो इसलिए अब यह एक ध्रुवीय दुनिया नहीं है, अब यह बहुध्रुवीय दुनिया बन गई है। कभी भी भू राजनीतिक दृष्टि से दुनिया बहुध्रुवीय हो ही नहीं सकती। ध्रुव तो दो ही होंगे,
इसलिए इसके लिए उचित शब्द है कि बहुस्तंभी दुनिया हो गई है, जिसका प्रमुख स्तंभ संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ करता है और शेष प्रमुख शक्तियां अन्य स्तंभ के रूप में हैं। भारत, जापान, ब्राजील, जर्मनी, इजराइल जैसे देश भी इसमें उभरे और महत्वपूर्ण स्तंभ बन गए। जो P5 नेशंस हैं, जो सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं, उनकी महत्ता बरकरार रही, लेकिन उनके साथ ही भारत जैसे देश भी अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर क्रमशः महत्वपूर्ण होते चले गए। लेकिन इस महत्ता के मूल में बहुत ज्यादा कारण नहीं थे। 2 ही कारण थे जिन पर विचार होता रहा। एक तो सामरिक शक्ति किसके पास ज्यादा है और दूसरा वैभव किसके पास ज्यादा है। सामरिक संदर्भों में भी उन राष्ट्रों को महत्वपूर्ण माना गया जिनके पास नाभिकीय हथियार थे, और नाभिकीय हथियारों के बढ़ने के साथ ही दुनिया में एक नए प्रकार के भय का सृजन हुआ, जिसे म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन कहा जाता है, विनाश की पारस्परिक आश्वस्ति। सभी शक्तियां समझने लगी कि अगर नाभिकीय आयुध का प्रयोग किया जाएगा तो उसका प्रतिप्रहार भी होगा और सभी प्रतिस्पर्धी राष्ट्रों का विध्वंस होने लगेगा। ऐसे में जब नाभिकीय शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा बढ़ी तो इनके लिए भी एक नाम रख दिया गया कि अब यह दौर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का है, WMD का। लेकिन कभी ये नहीं सोचा गया था कि जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, इनके पास उसका जवाब नहीं है जिसे डिस्ट्रक्शन काज्ड बाय वायरस कहते हैं। आज के दौर में जो विध्वंस, विनाश वायरस के माध्यम से हो रहा है, उस प्रकार की बात तो सोची ही नहीं है। 2 विश्व युद्धों में भी उतना नुकसान नहीं हुआ जितना इस वायरस युद्ध के चलते हो गया। एक ऐसा युद्ध है जिसमें सारी दुनिया के प्रमुख राष्ट्र एक साथ खड़े हैं, और एक ऐसा शत्रु जो अदृश्य है, जिसे हम प्रयोगशालाओं में बहुत सूक्ष्म दूरदर्शी के साथ जो विज्ञान के अवयव हैं, उपकरण हैं, उनसे हम देख सकते हैं, प्रत्यक्ष आंखों से दिखलाई भी नहीं दे सकता। ऐसे अदृश्य शत्रु के विरुद्ध हमारी सामरिक शक्ति कोई भी काम नहीं करता। एक मान्यता बन गई थी कि भौतिकता के दौर में सुविधाएं ही राष्ट्र की प्रगति का आधार है, लेकिन आज जितने सुविधा भोगी राष्ट्र हैं वह बहुत ज्यादा निर्बल नजर आ रहे हैं। उनके यहां संक्रमण ज्यादा हुआ है बनिस्बत उन राष्ट्रों के जिनके पास आधुनिक सुविधाएं जिन्हें कहा जाता है वह पर्याप्त मात्रा में नहीं है। आप कह सकते हैं कि जहां प्रकृति के साथ व्यक्ति का समायोजन है वहां संक्रमण कम है, लेकिन जहां प्रकृति को चुनौती देकर सुविधाओं का सृजन और उपभोग किया जा रहा है वहां संक्रमण तेजी से बढ़ा है। तो ऐसे संपन्न राष्ट्र जो अपने को महान राष्ट्र मानते हैं, बहुत सारे राष्ट्र उनकी इस महानता में विश्वास करते हैं, जो वर्चस्व के सिद्धांत को लेकर चलते हैं, जो शक्ति राजनीति के महानायक कहे जाते हैं, आज न उनकी महानता है न उनका वर्चस्व है। आज सभी असहाय नजर आते हैं। ये प्रभाव है इस कोरोना का, जो अदृश्य वायरस है, कहां से आया, जीवधारियों के माध्यम से आ गया, मनुष्य में पहुंच गया, मनुष्य के माध्यम से मनुष्य में पहुंचने लगा। यह अभी भी शोध अनुसंधान का विषय है। निश्चित रूप से इतना तो सत्य है कि इस वायरस के लिए एक वाहक चाहिए, और जब मनुष्य किसी वायरस का वाहक बन जाता है तो उसकी भयावहता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एक तरह से अनियंत्रित हो जाती है। आज हम उस दौर में पहुंच गए हैं कि महाशक्तियों की शक्ति का कोई अर्थ नहीं है, संपन्नशाली राष्ट्रों की संपन्नता का कोई अर्थ नहीं है। बचाव का एक ही उपाय है कि हम अब घरों में निरुद्ध हो जाएं, स्वतः निरुद्ध हो जाएं, और इसका जो चेन बन रहा है संपर्क, संबंध और संवाद का, यह हम मास मीडिया के साधनों से ही करें, प्रत्यक्ष रूप से न करें। आधुनिकता की दौड़ ने, वर्चस्व स्थापित करने की अभिलाषा ने, राष्ट्रों की महत्वाकांक्षा ने अब एक नई विश्व व्यवस्था को जन्म दे दिया। जो विद्यमान विश्व व्यवस्था है, निश्चित रूप से पोस्ट कोरोना फेज में यह विश्व व्यवस्था नहीं रहेगी। सुपर पावर थ्योरी बहुत नहीं चलने वाली।
अब सुपर पावर किसे कहें? सुपर पावर तो वह होगा जो किसी भी प्रकार के खतरे से अपने को बचा सके। लेकिन आज के जो हालात हैं इसमें ऐसा कोई सुपर पावर नहीं है जो विद्यमान खतरे से अपने को सुरक्षित रख सके। हम संरक्षणवाद, उपभोक्तावाद की बात करते रहे, लेकिन ये सारे वाद आज व्यर्थ सिद्ध हो गए। अब सभी देश मिलकर एक ही वाद की दुहाई दे रहे हैं, वह है मानवतावाद और मनुष्य का अस्तित्ववाद। हमारा अस्तित्व सुरक्षित होना चाहिए, हमें बने रहना चाहिए। विकास मनुष्य के लिए होता है, विकास मनुष्य की भावी पीढ़ियों के लिए होता है, जिसे आजकल हम लोग सतत विकास की परिभाषा में रख रहे हैं। लेकिन विकास वह नहीं होता जिसमें विध्वंस के भाव बहुत ज्यादा छिपे होते हैं। प्रयोगशाला वह पदार्थ निर्मित करता है जो बाहर आकर जमीन पर पहुंचता है, जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और फिर मनुष्य के लिए खुशहाली का दिन आता है। प्रयोगशाला इसके लिए नहीं होता कि हम वहां विनाश के उपकरण तैयार करें और विनाश के कंपाउंड तैयार करें। अगर ऐसा हुआ है जिसकी चर्चा है तो यह मानवता के विरुद्ध अभिशाप है, कलंक है और इसके विरुद्ध विश्वजनीन लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। इसे तीसरे विश्व युद्ध का नाम भी दिया जाता है। आज की स्थिति को विश्व युद्ध तो राष्ट्रों के दो समूहों के बीच होता है। यह एक विचित्र प्रकार का विश्व युद्ध है जहां दुनिया के सभी राष्ट्र एक जैसा तो सोच रहे हैं, लेकिन बैरी का मुकाबला नहीं कर पा रहे। एक ही समय दुनिया के सारे राष्ट्र प्रभावित हो जाएं, ऐसा तो अभी तक हुआ नहीं। एक वायरस से हम कभी कभी उसे सीमित दायरे में दबाने का काम करते थे, असीमित शक्तियों का हम प्रयोग कर लेते थे, लेकिन यहां तो हमारे पास असीमित जैसा कोई शब्द रह ही नहीं। ये हालात हैं इस कोरोना के चलते विश्व व्यवस्था के। विश्व व्यवस्था जो शक्ति संचालित रही है, अंतरराष्ट्रीय संगठन से संचालित रही है, वैचारिक उपक्रम से संचालित रही है, निश्चित रूप से यह आगे अब नहीं चलने वाली। साम्यवाद ने पूंजीवाद का कलेवर ग्रहण किया, पूंजीवाद ने कारपोरेट जगत की रचना कर दी और सभी मिलकर विश्व में बाजारवाद की स्थापना में लग गए। प्रत्येक राष्ट्र अपने यहां विशेष प्रकार का उत्पादन करने लगा। कुछ राष्ट्र जिनके पास संसाधन थे, सस्ता श्रम था, उन्होंने अपने यहां पूंजी निवेश कर लिया और वह भी वैभवशाली बन गए। वैभव का उपयोग तो समूह के लिए होता है, समाज के लिए होता है, निरर्थक संहार के लिए नहीं होता। जब भी हम लड़ाई लड़ते हैं, चाहे सागर तल पर लड़ें, आसमान में लड़ें या भूतल पर लड़ें, तो मानवता हारती है। विकास, वैभव और शक्ति मानवता को पराजित करने के लिए नहीं, यह सब राष्ट्र को उस मुकाम तक ले जाने के लिए होता है जहां एक क्षणिक सुख, आत्मशक्ति का बोध, आत्मगौरव की प्राप्ति हो सके, लेकिन इसमें अस्थायित्व नहीं होता। हम जानते हैं कि संहार के जितने साधन हैं यह अस्थायित्व की ओर नहीं ले जाते। सीमाओं को लंबी अवधि तक सुरक्षित रखते हैं, लेकिन विश्व इतिहास इस बात का साक्षी है कि सीमाएं भी समय समय पर बदलती रहती हैं। ऐसा राजनीति में भी कहा जाता है, सिद्धांत में भी कहा जाता है और व्यवहार में भी देखा जाता है। इसलिए अब जो नई विश्व व्यवस्था होगी वह परिवर्तित विश्व व्यवस्था होगी। एक ऐसी विश्व व्यवस्था जहां अंतरराष्ट्रीय संगठनों की संरचना पर पुनः नए सिरे से विचार होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बड़ी मर्यादा रही है दुनिया में, लेकिन इस हालिया घटना ने उसकी मर्यादा को प्रश्नों के दायरे में ला खड़ा किया है कि एक वैश्विक आपदा को बहुत समय बाद वैश्विक आपदा घोषित किया जाए, यह तो मानवता के विरुद्ध ही अपराध है। भले इसके पीछे एक राष्ट्र का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा हो इस संगठन पर, या उसके जो मुखिया हैं वह संबंधित राष्ट्र से प्रभावित रहे हों, लेकिन यह मानवता का पक्ष नहीं है। अंतरराष्ट्रीय संगठन में दुनिया में शांति, सुव्यवस्था और सुरक्षा स्थापित करने का विधान है और यह काम सुरक्षा परिषद के जिम्मे किया गया है। लेकिन आज के दौर में सुरक्षा परिषद इतने गंभीर मसले पर विचार न कर पाए, यह तो उसकी निरीहता का द्योतक है। तो निश्चित रूप से जो पहला परिवर्तन होना है, अंतरराष्ट्रीय संस्था में संरचनात्मक परिवर्तन का समय आ गया है कि जहां ऐसे राष्ट्र बैठें जो नैतिक को नैतिक कहें और अनैतिक को अनैतिक कहें, जो मनुष्यता को मनुष्यता कहें और दानवता को दानवता कहें।
ऐसा कहने वाले राष्ट्रों का सुरक्षा परिषद में पहुंचना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ऐसे राष्ट्रों का वहां पहुंचना आवश्यक है जो भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता का सम्मिश्रण करते हो, जो मनुष्य का ध्येय जानते हो, जो राष्ट्र का ध्येय जानते हो और जो मानवता के लिए सर्वाधिक प्रिय है उसे जानते हो, शांति, सहयोग और सह-अस्तित्व। भारत जैसे राष्ट्र का वहां होना आवश्यक है। जापान, जर्मनी का वहां होना आवश्यक है। ब्राजील का होना आवश्यक है। ये राष्ट्र जब रहेंगे तो सुरक्षा परिषद भी सही विमर्श कर सके, अंतरराष्ट्रीय संगठन की उपादेयता सिद्ध हो सके। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के माध्यम से, विश्व बैंक के माध्यम से विकासशील देशों को प्रभावित करने की परंपरा रुकेगी। जो दुनिया की निधि है, धरती सबके लिए है और हम सब धरती की संतान हैं, तो इसलिए जो धरा की निधि है पूरी मानवता के उपयोग में आनी चाहिए। संरक्षणवाद पर विराम लगेगा। जो एग्रेसिव रणनीति, राजनीति रही है, अब इस पर विराम लगेगा, क्योंकि जितने हमने विनाश के हथियार बनाए वह सब एग्रेसिव माने जाते हैं। अब जो हम विज्ञान की प्रगति करेंगे उनका प्रोटेक्टिव मेजर होगा कि हम मनुष्यता को कैसे बचाएं, मनुष्य को कैसे बचाएं, और यह बचाव तब होगा जब पुरुष और प्रकृति संबंध स्वस्थ रूप से दिखेगी, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, तब जाकर ऐसा होगा। आश्चर्य है कि जैसे ही दुनिया में आवागमन के साधनों पर विराम लगा, उद्योगों की गति ठहर गई, पर्यावरण प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा कम हो गया, नदियां स्वच्छ दिखलाई देने लगी, ऑक्सीजन के लिए आपाधापी नहीं रह गई। यह आश्चर्य का विषय है। क्या हम प्रगति इसीलिए कर रहे हैं कि हम शुद्ध हवा ना ले सकें, शुद्ध पानी ना ले सकें, शुद्ध जमीन पर ना चल सकें? क्या हम प्रगति इसीलिए कर रहे हैं कि ब्राजील के जंगलों को काटकर, जो दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है, हम श्वसन और स्पंदन क्रिया पर विराम लगा दें? क्या हम प्रगति इसीलिए कर रहे हैं कि इंडोनेशिया के जंगलों को काट दें और पूरा एशिया महाद्वीप हाँफने लगे? अब इस पर विराम लगेगा। विकास के नए अर्थ खोजे जाएंगे और गढ़े जाएंगे, शक्ति के नए अर्थ खोजे जाएंगे और गढ़े जाएंगे। विश्व राजनीति में परिवर्तन होगा, लेकिन यह परिवर्तन तात्कालिक संदर्भों में तो विद्यमान समस्या के समाधान के लिए एकजुटता का होगा। अब एक राष्ट्र उस स्थिति में नहीं होगा जो अदृश्य शत्रु का मुकाबला कर सके। कभी कभी पढ़ने को मिलता है कि एक राष्ट्र जहां से इस बीमारी का उद्भव माना जाता है, इस पर नियंत्रण करने में सफल है। ऐसा नहीं है। जहां की मीडिया पारदर्शी ना हो, मुक्त ना हो, स्वतंत्र ना हो, जहां से सूचनाएं बाहर ना आ पाती हों, वहां सरकारी तंत्र के द्वारा घोषित सूचनाएं कितनी प्रामाणिक होंगी यह कह पाना संभव नहीं है। इसीलिए सच्चाई की ओर ध्यान देने की जरूरत है और हमें उस दौर में पहुंचना है जहां वैयक्तिक स्वतंत्रता का महत्व हो, मानव अधिकारों का महत्व हो और नए समीकरण बने। हिंद महासागर व्यापार के लिए रहे, हथियारों की प्रतिस्पर्धा के लिए ना हो। ऐसे जितने महासागर हैं पूरी मानवता के उपयोग के लिए हों। विश्व संगठन का स्वरूप वास्तव में वैश्विक हो, वह वर्चस्ववाद से मुक्त हो। महासभा में जो निर्णय हो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हो, वह प्रक्रिया सभी देशों को मानना पड़े। जो और भी शत्रु हैं दुनिया में, सबसे बड़ा शत्रु तो इस समय मानवता के लिए कोरोना का संकट है। उससे पहले सभी देश आतंकवाद से लड़ाई करते रहे। अभी भी भारत की जो सीमा है वहां एक पड़ोसी राष्ट्र के चलते आतंकवादी गतिविधियां संचालित होती हैं। ऐसे सभी शत्रुओं पर जो मानवता के विरुद्ध प्रहार करते हैं, हमें निर्णायक लड़ाई लेने का निर्णय लेना पड़ेगा। यह ऐसी बीमारियां हैं जो एक समाज, एक समूह, एक राष्ट्र के लिए नहीं है, यह पूरे विश्व के लिए है। इसलिए विश्व में अब नई शक्ति संरचना का उदय होगा, जहां समान सोच रखने वाले राष्ट्र एक साथ उत्पन्न होंगे। और यह भी तय है कि शक्ति प्रतिस्पर्धा कभी समाप्त नहीं होती। आने वाले दिनों में भी यह शक्ति प्रतिस्पर्धा चलेगी।
ऐसे राष्ट्रों को किनारे रखा जाएगा, ऐसे राष्ट्रों के साथ व्यापार बंद किया जाएगा जो इस प्रकार की अमानवीय गतिविधियों को संचालित करते हैं। जीवन शैली बदलेगी, खान पान का स्वरूप बदलेगा, त्वरित आहार की प्रक्रिया रुकेगी, जो प्राकृतिक उपादान हैं आहार के उनके ऊपर निर्भरता बढ़ेगी, उनका उत्पादन बढ़ेगा, भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता पर बल दिया जाएगा। आज वह स्थिति आ गई है कि सभी राष्ट्रों को देवालय जो सतत बंदनीय हैं उनके कपाट भी बंद करने पड़े। ऐसा नहीं कि देवताओं में आस्था कम हो गई, ईश्वर में आस्था कम हो गई। यथार्थ यह है कि सारे देवालयों से देवी देवता निकलकर औषधालयों में पहुंच गए। वह डॉक्टर के रूप में, नर्स के रूप में, सहयोगी स्टाफ के रूप में निश्चिंत विचरण कर रहे हैं। हमारी चिंता का हरण करने के लिए दुनिया में अब इस पर विचार होना चाहिए कि चिकित्सक की महत्ता क्या है, चिकित्सा शास्त्र की महत्ता क्या है और हम प्रगति किस दिशा में ले जाएं। हमें उन उपादानों की तलाश करना है जिससे हमारा जीवन संरक्षित हो। अब जो नया शक्ति समीकरण बनेगा वह स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में विकास को लेकर बनेगा। कौन राष्ट्र इस प्रकार की सेवाएं विकसित कर सकते हैं, दे सकते हैं, जहां मनुष्य प्रकृति के साथ तालमेल रखते हुए सुविधाओं का उपभोग कर सके, प्रकृति को चुनौती देकर सुविधाओं का उपभोग न करे। अब इसकी तलाश हमें करनी है और इसके लिए विश्व के प्रमुख राष्ट्र एक साथ आएंगे। संहार के साधन बहुत बनाए जा चुके हैं, इतने ज्यादा बन चुके हैं कि उससे अगर यह दुनिया कई बार बने और वो साधन सुरक्षित रहें तो इस दुनिया को कई बार नष्ट किया जा सकता है। अब नष्ट करने का भाव छोड़ना पड़ेगा। ऐसे राष्ट्रों को एक मंच पर आना पड़ेगा जो संहार, विनाश के प्रतिकूल व्यवहार करते हों, विचार रखते हों और पूरी मानवता को त्राण दिलाने के लिए संकल्पित हों। निश्चित हम उस व्यवस्था की चर्चा करें जहां पर शांति और अस्तित्व का विधान हो, जहां विकास और प्रगति के मायने संपूर्ण मानवता के लिए हों, जहां राष्ट्रों की सीमाएं सुरक्षित हों। अब उस व्यवस्था की स्थिति आएगी जिसमें केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की ही महत्ता नहीं होगी। अभी 193 सदस्य हैं। कई राष्ट्र ऐसे हैं जो इस विश्व संस्था के सदस्य नहीं हैं, लेकिन उनकी भी टिप्पणियां अर्थ रखती हैं। सबसे पहले एक छोटे से राष्ट्र ताइवान ने इस घटना का उल्लेख किया और इसे वैश्विक महामारी घोषित करने का आग्रह किया। उन राष्ट्रों की भी सुनी जानी चाहिए जो कदाचित किन्हीं कारणों से अंतरराष्ट्रीय संगठन के सदस्य नहीं हैं। अब उनका वहां प्रवेश हो, इसके आग्रही राष्ट्रों की संख्या बढ़ेगी। शक्ति समीकरण नए दौर में पहुंचेगा। यह जो शक्ति समीकरण होगा, जैसा मैंने आरंभ में ही कहा, शक्ति स्पर्धा कभी कम नहीं होती। अब यह तय किया जाएगा कि वर्चस्व किस प्रकार का हो और राष्ट्रों की आक्रामकता किसके विरुद्ध हो। आक्रामकता हो भी अथवा न हो, इस पर विचार किया जाना चाहिए। दुनिया सुरक्षित रहेगी, प्रकृति संरक्षित रहेगी, तभी मनुष्य का कोई अर्थ होगा। हमने जितनी भी उपलब्धियां अर्जित की हैं, अगर उसे एक धरातल पर रखें, एक पलड़े पर रखें और विनाश के जिन साधनों का हमने सृजन किया है उसे दूसरे धरातल पर रखें, दूसरे पलड़े पर रखें, तो निश्चित रूप से जो विनाश के साधन हैं वो भारी पड़ जाए। अब यह बदलेगा, यह समीकरण बदलना पड़ेगा। ध्वस्त हो जाने वाला है, बहुत कुछ नष्ट हो जाने वाला है। जो शेष बचेगा उसे हमें खड़ा करना है, उसे हमें चलाना है, उसे हमें गति देना है। और इसके लिए जिन राष्ट्रों के पास बौद्धिक सामर्थ्य है, जिन राष्ट्रों के पास आर्थिक समृद्धि है और जिन राष्ट्रों के पास सांस्कृतिक सामर्थ्य है, ऐसे राष्ट्रों को एक साथ आना पड़ेगा। अब हम संस्कृति के टकराव की बात नहीं करेंगे, अब हम सांस्कृतिक सद्भाव की बात करेंगे। अब हम सभ्यताओं के टकराव की बात नहीं करेंगे, अब हम सभ्यताओं में सामंजस्य और समन्वय की बात करेंगे। हम शक्ति स्पर्धा जो घातक शस्त्रों के उत्पादन से संबंधित है
उसको कुछ दिनों के लिए विराम देंगे। जो बीमार हैं उन्हें कैसे निरोग किया जाए, जो बच्चे हैं उन्हें कैसे बचाया जाए। बार बार हम कहते हैं कि हमने इस अंतरराष्ट्रीय संगठन का गठन भावी पीढ़ी को युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए किया है। भावी पीढ़ी को पहले बचाएं और इसके लिए जो परंपरागत युद्ध हैं जिनका उल्लेख होता रहा है, जिन्हें हथियारों से लड़ा जाता है, उसे किनारे करें। अब हमें युद्ध करना है उस महामारी से जो हमें दिखलाई नहीं दे रही। हमें उस मानवता द्रोही से लड़ाई लड़नी है जिसका प्रभाव हम अभी अनुमानित नहीं कर पा रहे हैं, जिसके प्रभाव का हम मूल्यांकन नहीं कर पा रहे। यह कितने बड़े आश्चर्य और विस्मय का विषय है कि जो बीमारी, जो महामारी नवंबर में आरंभ हुई 19 में, अप्रैल बीतने को है, उसके बारे में सही कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। कोई प्रयोगशाला उसके निवारण की औषधि नहीं बना पाई। जो बड़े बड़े उद्योग हैं जहां से सुविधाओं के यंत्र तैयार किए जाते थे, आज वेंटिलेटर बना रहे हैं। यह दौर आ गया है। हम आज ही वेंटिलेटर क्यों बनाएं? हमारे पास इतनी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर ऐसी आपदा आती है तो पूरी मनुष्यता को हम संबल दे सके। इसलिए सुविधा और संहार के जो उद्योग हैं उन्हें मनुष्यता के बचाव के उद्योग में बदलना पड़ेगा। तकनीकी ट्रांसफर या अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक प्रमुख विषय हुआ करता है। अब हमें उस तकनीकी का त्वरित गति से ट्रांसफर करना होगा जिसके चलते दुनिया भर में सस्ते और अच्छे विषाणु रहित, कीटाणु रहित वेंटिलेटर बन सकें, पीपीई बन सकें, लोगों की सुविधा के वस्त्र बन सके। इस व्यवस्था में जो त्वरित गति से उभरने वाले राष्ट्र हैं उसमें भारत एक प्रमुख राष्ट्र होगा। आप सभी ने देखा होगा कि इस त्रासदी के दौर में भी अगर सबसे कम संक्रमण से प्रभावित कोई देश है तो हिंदुस्तान है, जबकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी का यह देश है। यह कुशल नेतृत्व के कारण है, सतर्कता के कारण है, सजगता के कारण है, संयम के कारण है और एकजुटता के कारण है। धैर्य, संयम, एकजुटता और आंतरिक मनोबल या किसी भी संकट के निवारण के सार्थक आधार और हथियार माने जाते हैं। यह पूरी दुनिया को भी समझना चाहिए और इसके आधार पर चलना चाहिए। हमें अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ेगी। आज राष्ट्र जीवन का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जो इस आपदा से प्रभावित नहीं है। अब राष्ट्र जीवन के जो पहलू हैं उनके बारे में भी हमें विचार करना पड़ेगा। हमारी दिनचर्या बदलनी होगी। आप सभी ने देखा होगा कि अब योग को पूरी दुनिया ने कितने ध्यान पूर्वक समझा है और किस तरह नियमित उसके उपादानों का हमारे द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। इसी तरह से जो भारतीय जीवन शैली है इसको भी क्रमशः दुनिया को स्वीकार करना पड़ेगा। अब हम दूर से प्रणाम कर लेते हैं और आज की इस विपदा से बचाव का यह भी एक बहुत बड़ा उपाय है कि अब हम दूर से प्रणाम कर लें। अब सबको स्वीकार करना पड़ेगा कि जो भारतीय जीवन शैली है वह पूर्णतः वैज्ञानिक है। इसके पीछे आधार है। हमारे यहाँ की मान्यता है कि जो ऋषि थे वह तत्कालीन वैज्ञानिक थे अपने समय के। कहा जाता है ऋषियों मंत्र द्रष्टारः, कि जो हमारे ऋषि हैं और ऋषि थे उन्होंने मंत्रों को देखा। मंत्रों को देखा से आशय यह है कि उन्होंने जो फार्मूला बनाया उसे प्रयोगशालाओं में सिद्ध किया, जमीन पर उतारा और मनुष्य के लिए कवच तैयार किया। एक ऐसा कवच जिसे कोई भी शस्त्र भेद ना सके, अभेद्य कवच जिसे कहा जाता है। अब इसी शैली को आगे बढ़ाना पड़ेगा। दुनिया के सभी राष्ट्रों को मिलकर मनुष्य के लिए अभेद्य कवच बनाना पड़ेगा, जहां कोई वायरस उस कवच को नुकसान न पहुंचा सके, यहां तक कि उस कवच के पास न पहुंच सके। यह जो कोरोना है अंतिम वायरस नहीं है। प्रकृति के पास बहुत सारे घातक उपाय हैं। कहा जाता है नेचर कंट्रोल्स इटसेल्फ, प्रकृति स्वयं का नियंत्रण कर लेती है।
लेकिन नियंत्रण की स्थिति तब आती है जब मनुष्य अनियंत्रित हो जाता है, राष्ट्र अनियंत्रित हो जाता है, सत्ताएं अनियंत्रित हो जाती हैं। इसलिए विश्व व्यवस्था को इस पर विचार करना पड़ेगा कि अनियंत्रित सत्ताओं के ऊपर कैसे नियंत्रण स्थापित किया जाए। भोगवादिता और विलासिता पूर्ण जीवन शैली को कैसे अब संयम पूर्ण जीवन शैली की ओर बदला जाए। राष्ट्रों की सीमाओं पर मैं बार बार संकेत कर रहा हूं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के आधार, कारक, कारण केवल राष्ट्र और केवल राष्ट्र हैं। इसलिए राष्ट्रों का महत्व हमेशा रहेगा, राष्ट्रों की संप्रभुता का हमेशा सम्मान होता रहेगा और होता रहना चाहिए। कारण कि जब भी राष्ट्रों की संप्रभुता पर आघात होगा तो कोई न कोई राष्ट्र इस रूप में खड़ा होगा कि इस आघात के लिए वह प्रतिघात करे, और प्रतिघात की दिशा बहुधा ध्वंसात्मक होती है। इसलिए ध्वंस से बचना चाहिए, निर्माण की ओर बढ़ना चाहिए, प्रलय से बचना चाहिए, पुनर्जागरण करना चाहिए। और इस संदर्भ में जितने महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं आज दुनिया के, उन्हें सम्यक विचार करना चाहिए। जितने महाद्वीप हैं, कई ऐसे महाद्वीप हैं जहां के राष्ट्रों की प्रगति उतनी नहीं हो चुकी जिसे हम अपेक्षित प्रगति कहते हैं, उन्हें भी प्रगति के दायरे में लाया जाए। जो उपलब्धियां हैं विज्ञान की, राष्ट्रों की, उसका लाभ पूरी दुनिया को मिले। जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका दोहन तो हो, लेकिन अगली पीढ़ी के लिए उसे हम उतना ही छोड़ करके जाएं जिसे हम सतत विकास कहते हैं। पर्यावरण के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ न हो। जो मानवाधिकारों की नई कोटियां आई हैं उसमें हमने पर्यावरण अधिकार को भी जोड़ रखा है। यह विशेष विचार का विषय है। इसलिए अब जो पंच महाशक्तियां हैं उन्हें विद्यमान स्थिति पर विचार करना है, क्योंकि आज की जो शक्ति स्थिति है, जो वैश्विक व्यवस्था है, यह कल नहीं रहने वाली है। वह राष्ट्र ज्यादा महत्वपूर्ण होकर उभरेंगे जिन्होंने इस कठिनाई, त्रासदी और आपदा का सफलतापूर्वक सामना किया है और जिनकी स्थिति वास्तविक रूप में दुनिया को विदित है। इसमें हिंदुस्तान अग्रणी राष्ट्र होगा। कृषि व्यवस्था पर विशेष बल दिया जाएगा, क्योंकि प्रयोगशालाओं में हम आहार तैयार नहीं कर सकते। प्रकृति ने जो उपादान दिया है, अन्न दिया है, उसका हम स्वरूप बदल सकते हैं। इसलिए कृषि क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत के बारे में सभी जानते हैं, चाहे आर्थिक मंदी का दौर आए या कुछ भी आए, तो उससे भारत बहुधा अप्रभावित रहता है, क्योंकि यहाँ कृषि कर्म को बहुत सम्मान से देखा जाता है और उसके लिए सत्ता व्यवस्था का भी अपेक्षित ध्यान होता है। पूरी दुनिया में अब इसके बारे में नए सिरे से सोचना पड़ेगा। सघन वनीकरण की प्रक्रिया फिर आरंभ होगी और इस तरह से जो ऋषि परंपरा है उस पर भी हमें विचार करना है। और सर्वोपरि जो ज्ञान की दुनिया है, ज्ञान की प्रतिस्पर्धा है, इसमें हमें आगे बढ़ना है। आज की दुनिया में वही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा जिसके पास नॉलेज पावर होगा, ज्ञान की शक्ति होगी। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं नॉलेज पावर जो सकारात्मक है, जो ध्यानात्मक है, उस दिशा में हिंदुस्तान के बढ़ते कदम इसे दुनिया के शीर्ष पर आसीन करेंगे। लेकिन जहां नॉलेज पावर का प्रयोग नकारात्मक रूप से किया जाता है, ऐसे राष्ट्रों को बार बार प्राकृतिक बाधाओं को झेलना पड़ेगा। प्रकृति के साथ समन्वय करने वाली नई विश्व व्यवस्था होगी। प्रकृति को चुनौती देने वाली नई विश्व व्यवस्था नहीं होगी। मनुष्य प्रकृतितः बुरा नहीं, राष्ट्र भी इसी तरह प्रकृतितः बुरे नहीं होते। लेकिन जब सत्ता नायकों की दृष्टि बदलती है तो राजनीति की दिशा भी बदलती है। राजनीति की दिशा बहुत सहज सरल नहीं होती, लेकिन यह निर्माण परक होती है। हमेशा राजनीति को निर्माण परक ही मानना चाहिए और इसी रूप में इसका संचालन भी होना चाहिए, चाहे राष्ट्र की राजनीति हो या अंतरराष्ट्रीय राजनीति हो। अब समय आ गया है कि सभी महत्वपूर्ण राष्ट्र कोरोना जैसे संकट पर विचार करें और कैसे वर्तमान वायरस जनित संकट का समाधान तो करें ही, भविष्य में भगवान न करें ऐसी स्थिति आए, लेकिन ऐसी स्थितियां अब आ सकती हैं। अब नाभिकीय हथियारों के स्थान पर राष्ट्र एक बार पुनः जैविक हथियारों के बारे में सोचें। जैविक और रासायनिक हथियार मूलतः आत्मघाती हथियार होते हैं, जैसा इस समय दिखलाई दे रहा है। इसलिए विषाणुओं को समापन की बात सोचनी चाहिए
उन्हें अपने बस में करके औरों के विरुद्ध प्रयोग करना भी बहुधा घातक होता है, जैसा आजकल दिखलाई दे रहा है। हम प्रयास करें, मानव प्रयास अंततः सफल होता है। कोई समस्या ऐसी नहीं होती जिसका समाधान नहीं होता है। कुछ समस्याओं का त्वरित समाधान होता है और कुछ समस्याओं के समाधान लंबित होते हैं, जो समय के साथ धीरे धीरे मिलने लगते हैं और हम उस समाधान की तलाश करते हैं। आज जरूरत है हम स्वास्थ्य सेवाओं पर नए सिरे से विचार करें। चिकित्सकों की संख्या बढ़ाएं, मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाएं और WHO का गठन नए तरीके से करें कि दुनिया में कहीं भी अगर कोई बीमारी उत्पन्न होती है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसका मानकीकरण किया जाए, उसका नाम रखा जाए और उसके समाधान के लिए आगे बढ़ा जाए, क्योंकि एक देश की बीमारी दुनिया के सभी देशों को प्रभावित कर सकती है। हम दोष चाहे चमगादड़ को दें या चीनीखोर जानवर को दें, लेकिन यह मनुष्य के संपर्क में आने की प्रक्रिया बनी क्यों, इस पर विचार करना चाहिए। सही स्थिति क्या है, इसका आकलन होता रहेगा। आने वाले दिनों में हमें क्या करना है, इस पर विचार होता रहेगा, लेकिन अभी तात्कालिक आवश्यकता है कि राष्ट्र इस पर मंथन करें। इस व्याधि ने, इस आपदा ने, इस त्रास ने एक काम किया है कि राष्ट्रों को बहुत ज्यादा निकट ला दिया। आज दुनिया के सारे राष्ट्र एक धरातल पर खड़े हैं। आज किसी में बड़ा या छोटा होने का भान नहीं है, सबके अंदर केवल राष्ट्र होने का भान है। उनका राष्ट्रत्व बचा रहे, उनके निवासी नागरिक बचें और उनका जो प्रयास है दुनिया के अन्य देशों के बचाव में लगे, यह प्रयास होना चाहिए। आइए हम सभी मिलें, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात करें और आपदा ने ही सही जो हम सभी को एक प्रकार का विवेक दे रखा है कि हमें उस महामारी का समापन करना है जिसके चलते मनुष्य का अस्तित्व संकट में आ गया है। यह एकजुटता बनी रहे, एकजुटता सहयोग के लिए, एक दूसरे के समर्थन के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। जब यह विचार होगा तभी नई विश्व व्यवस्था उस रूप में आएगी जहां हमने संकल्प लिया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय संगठन का निर्माण करते समय कि आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाना है। अब हमें नया संकल्प लेना है कि वर्तमान पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को वायरस के संक्रमण से बचाना है, किसी भी विषाणु के हमले से बचाना है और किसी भी प्रकार के अभाव से बचाना है। जो जीव संरक्षण की सुविधाएं हैं, मनुष्य संरक्षण की सुविधाएं हैं, इसे सर्वत्र पहुंचाना है। अब यह ध्येय होना चाहिए अंतरराष्ट्रीय संगठन का। जब यह ध्येय लेकर हम आगे बढ़ेंगे तभी हिंदुस्तान का जो संकल्प है सर्वे भवन्तु सुखिनः का, यह सफल होगा। हिंदुस्तान की जो मान्यता है बहुत दिनों से जो विश्व व्यवस्था की, वह तब सफल होगा जब हम सब एक दूसरे को अपना परिवार मानेंगे। जो भारत की मान्यता है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हम आइए इतना उदार बने कि पूरी धरा एक परिवार की तरह दिखाई दे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।